देखिए लेक्चर जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये लेक्चर जो है इसका नाम है टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की ये डेफिनेशन है, अ कंपाउंड इन विच मेटल डायरेक्टली अटैच विद कार्बन एटम। जैसे ये देखो, ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है, मैंने इसको कर दिया ओपन। देखो मेटल डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, तो आप इसे कहेंगे ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब बेटे इसके तीन टाइप होते हैं, समझ लो। पहला होता है सिग्मा बॉन्डेड, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दूसरा होता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। थर्ड होता है सिग्मा एंड पाई बोथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल, जो पेपर में अक्सर कर पूछे जाते हैं, है ना। तो इधर देखें, तो इधर मैं आपको बताता हूं एक एक कर। पहला है सिग्मा बॉन्डेड। तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, देखो आपको मालूम ही है सिग्मा का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होती। तो देखो बेटे, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्या होता है, RNGX। अब आप देख रहे हो ना, इसमें सब सिंगल बॉन्ड है। ये देखो R मतलब एल्काइल, MgX का मतलब क्या है, कोई हेलोजन। तो इसमें ऑल आर सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड का मतलब ही होता है सिग्मा बॉन्ड, है ना। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, ये है टेट्रा मिथाइल टिन। अगर आप इसे बनाएं तो टिन की वैलेंसी 4 होती है और उसके संग 4 मिथाइल लगी, 4 मिथाइल। तो आप देखिए सबके सब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल ग्रिग्नार्ड, ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल। तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे कंटिन्यू करता हूं। देखिए इसे हटा दें। दूसरा हम पढ़ेंगे पाई बॉन्डेड। तो देखिए पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, नाम से ही बता रहा है पाई बॉन्डेड, है ना। पाई बॉन्डेड मतलब जिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड हो, जैसे इसका एग्जाम्पल है फेरोसिन। फेरोसिन क्या होता है, ये लिखा है ईटा की पावर 5। इसका मतलब होता है कि जो भी रिंग है उसके अंदर 5 कार्बन है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये फेरोसिन का फार्मूला है। तो देखें कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे पेंटागन, 5 कार्बन, ऐसे ये वाला पेंटागन, है ना। और इसमें रिंग में देखो 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब जानते हैं कि हाइब्रिड फॉर्म है, डबल सिंगल डबल सिंगल। अब बीच में ये अटैच है आयरन से, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। कोऑर्डिनेट मतलब डबल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं पाई बॉन्डेड। डबल बॉन्ड में ही तो होता है पाई बॉन्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इस ईटा का मतलब क्या है, इस रिंग के अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट, 5 कार्बन। तो ये फेरोसिन एग्जाम्पल है पाई बॉन्डेड का। ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल यहां लिखता हूं इसका, जी से सॉल्ट। तो ये बहुत माने हुए एग्जाम्पल है। क्या होता है ये, इसका फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला है ना। अब आप इसको अगर ब्रेक कर दो तो ये प्लस ये माइनस,
तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये लिखा हुआ है। प्लेटिनम के संग 3 Cl लगेंगे, 3 Cl, और ये तीनों क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे ये बनाया, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और चौथा देखो आप, ये ईटा स्क्वायर का मतलब है ये जो कार्बन लिखा है बगल में, इसमें 2 कार्बन, जैसे ईटा की पावर 5 था, तो बगल में जो कार्बन था उसमें 5 कार्बन थे, इसमें 2 कार्बन है, तो इसे ईटा स्क्वायर कहते हैं। तो ये क्या है, C2H4 का मतलब जानते हैं, इथिलीन ये होता। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये K+, ये माइनस, तो ये G सॉल्ट का आपको स्ट्रक्चर बना के मैंने दे दिया है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है पाई बॉन्डेड, कोऑर्डिनेट का मतलब पाई बॉन्ड। एक और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, पहले इसको लिख लो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है फेरोसिन और ये है जी सॉल्ट। इसके स्ट्रक्चर में बेटे ये है कि ये प्लेटिनम है, इसके संग 3 Cl है, तो प्लेटिनम है, ये 3 Cl इसके संग जुड़े हुए, और संग में और क्या लगा, ईटा स्क्वायर C2H4। इसका जो C2H4 है इथिलीन, ईटा का मतलब क्या होता है, इसमें 2 कार्बन है, स्क्वायर का मतलब 2 कार्बन। तो ये सब चारों तरफ से क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट। जैसे ये देखो आप, फेरोसिन में क्या था, इसके संग अटैच कौन था, ये, तो ये तो आपने बनाया, इसका मतलब था 5 कार्बन की रिंग है ना, ये बना ली आपने 2 रिंग, ट्वाइस लिखा हुआ है। और किससे अटैच है, आयरन से, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आयरन के संग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो जो भी सेंट्रल मेटल होता है उसके संग जितनी भी सराउंडेड चीजें होंगी, लाइगेंड्स होंगे, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। ये समझ में आ गया। तीसरा एक और लिखना चाहेंगे हम, ये लिख लिया बेटा, समझ में आ रहा है, चलो इसको हम हटा दें। तो आपने सिग्मा बॉन्डेड पढ़ लिया और पाई बॉन्डेड हम इस समय पढ़ रहे हैं, है ना। इसका एक एग्जाम्पल और है, वो भी ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल है डाइबेंजीन क्रोमियम। तीसरा एग्जाम्पल डाइबेंजीन क्रोमियम। तो ये इसके एग्जाम्पल, डाइबेंजीन क्रोमियम, है ना, इसका एग्जाम्पल है, देखिएगा बेटा। तो अब इसमें क्या है, देखो फार्मूला देख लो, क्रोमियम है और बताओ बेंजीन में कार्बन होते हैं बेटे 6। अब इसमें 6 कार्बन है, तो इसे ईटा की पावर 6 लिख लो आप, है ना। ये फार्मूला होता है डाई बेंजीन, बेंजीन 2 है, डाई बेंजीन क्रोमियम। अब ये भी पाई बॉन्डेड होता, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप, तो बेंजीन बना लीजिएगा पहले, ये बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, तो डाई बेंजीन हो गया। और कौन जुड़ा है इसके संग, क्रोमियम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो जिसमें कोऑर्डिनेट दिखाई दे जाए समझ लो वो पाई बॉन्डेड है। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसकी लास्ट टाइप हम देख रहे हैं। तो आपको पहला बताया था हमने सिग्मा बॉन्डेड, दूसरा पाई बॉन्डेड, तीसरा है सिग्मा एंड पाई बोथ। तो इसके एग्जाम्पल याद रखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जितने भी मेटल कार्बोनाइल होती हैं, मेटल कार्बोनाइल, ये इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे निकेल कार्बोनाइल, जैसे आयरन कार्बोनाइल। जिसमें कार्बोनाइल मेटल के संग जुड़ा होगा, ये सारे एग्जाम्पल सिग्मा एंड पाई, इसके अंदर दोनों टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती, लिख लीजिएगा। फिर आपको स्टेबिलिटी बताता हूं कैसे निकालते हैं, लिख लीजिए। देखिए, अगर आपको किसी मेटल कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी मालूम करनी हो, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनाइल, ये जो हमने पढ़ा है मेटल कार्बोनाइल, मेटल के संग कार्बोनाइल जुड़ा हुआ। तो देखो एक आज की लिमिटेशन सुन लो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनएस सबशेल, एनएस मतलब एन मतलब लास्ट,
प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 इंटू डी, लास्ट से पहले वाला पेनल्टीमेट सेल, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लाइगेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन लाइगेंड के द्वारा दिए जा रहे हैं, इन तीनों का सम अगर 18 आ जाए तो समझ लेना कंपाउंड स्टेबल है, नहीं तो अनस्टेबल। अब मैं चेक करके दिखाता हूं, देखिए एक एग्जाम्पल से मेरी बात समझ जाओगे। मान लो ये निकेल कार्बोनाइड लिखा, किसी ने आपसे कहा क्या ये स्टेबल है, मेटल कार्बोनाइड स्टेबल है, तो कुछ ना करें, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। ये न्यूट्रल है, 0 होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकल आया मेटल का 0। इसका मतलब निकेल के ऊपर आपको कुछ नहीं लिखना, निकेल का होता है एटॉमिक नंबर 28, पेपर में दे देगा, इसका आप कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 18, 20, 28। अब आ जाओ बेटा, ये फार्मूला लगा दो, बताओ NS का, N का मतलब है लास्ट, तो लास्ट के S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-d, अगर इसे 4 को मैं n मान लूं तो 3 क्या हो गया, n-1, तो इस D वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। अब हमें मालूम है जब हम फिलिंग करते थे, आपको ध्यान होगा हाइब्रिडाइजेशन में ऐसे, तो आपको मालूम है एक लाइगेंड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 4 लाइगेंड है, तो बताओ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं हो गए? तो ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लाइगेंड्स, तो लाइगेंड 4 हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, 8। तो बताइए ये सम 18 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इन तीनों का सम अगर 18 आ जाए तो समझ लेना ये निकेल कार्बोनाइड क्या है, स्टेबल। समझ में आ रहा है बेटे, क्या आ रहा है, स्टेबल है। एक और चेक करके दिखाते हैं, देखिए अगर मान लो ये हो जाए, ये आयरन का कार्बोनाइड है, किसी ने पूछा क्या ये स्टेबल है, तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा, कितना आ गया, 0। इसका मतलब Fe के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, 0 थोड़ी लिखोगे। इसका होता है एटॉमिक नंबर 26, पेपर में गिवन होगा। तो क्या करेंगे बेटा, इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने करा इस तरीके से, तो अब आप स्टेबिलिटी चेक करो, तो देखो NS का मतलब लास्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, प्लस n-1 इंटू डी से पहले वाला 6। अब बताओ इसमें कितने लाइगेंड है, 5, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 10, तो सम आ रहा है 18। इसका मतलब ये भी स्टेबल कंपाउंड। लेकिन अगर मान लो, अगर ये सम जो आप देख रहे हो तीनों का, मान लो 17 है, 18 नहीं है, तो बताओ स्टेबल होने के लिए तो 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, लेकिन पर आपके पास सम आ रहा मान लो 17, तो बताओ आपको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो मान लिया ये जो तुम्हारे पास में कंपाउंड है, इसको मैंने X मान, और सम आ रहा है 17, तो ये चाहेगा मुझे 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए जिससे मैं स्टेबल हो जाऊं, 18 हो जाए। तो आप ये बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। भाई हमने पढ़ा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लेना क्या कहलाता है, रिडक्शन। या ऐसे देख लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, कुछ नहीं लिखा है इसके ऊपर, इसका है -1, तो 0 से -1 कम हो रहा, बढ़ रहा, कम हो रहा है, कम होने को रिडक्शन बोलते हैं। और जिसका रिडक्शन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, बताया है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर किसी का मान लो ये सम 17 आ जाए, तो पेपर में पूछेगा ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो आप कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मान लो अगर इसका सम जो है 19 आ जाए, 18 ना आए, तो बताओ ये चाहे, मान लो ये वाई, तो बताओ ये चाहेगा 18 हो जाए, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो अब आप बताइए, ये 0 से +1 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन।
और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप कहेंगे इस केस में जिसका 19 आ रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो क्लियर हो गई स्टेबिलिटी आपको। तो ये था वीडियो जो आपको बना के दिखाया गया है, जिसके ऊपर आप देखोगे बहुत क्वेश्चन बनती है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। देखो बेटे, अब ये हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहां जाके ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैसे देखी जाती है ना। तो इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। मान लो ये मेटल, इसके सामने आ गया लाइगेंड, तो बताओ मेटल और लाइगेंड अगर जुड़ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाए। तो मान लीजिए इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ लो K1 है। तो ध्यान है 11th में कैसे लिखते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, ध्यान होगा। अब मान लो ये जो Ml बना है इसके संग एक लाइगेंड और आ गया, तो आप कहोगे साहब ये बन गया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर इसी प्रकार से आपने इसके सामने एक लाइगेंड और रख दी, मान लो इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट K3 है ना। ये आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, यही बुक में दिया हुआ है। अब इसके सामने फिर आ गया ये, तो ये हो गया Ml4। हो रहा है कि ये साफ लिख देता हूं। तो बेटा ये K4 है। अब मान लो कोई व्यक्ति कहता है यार तुम क्या बार बार एक स्टेप लेके चल रहे हो, सीधे ही नहीं बना देते थे। तो अगर आप मेटल के सामने एक संग 4 L ले लेते एक की बजाय, तो ये Ml4 एक बार में बन जाता, नहीं बन जाता। इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट K मान लो, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट K मान लो। इसी K को β4 के नाम से भी पुकारा जाता, 4 स्टेप लिए ना, β4 बोल देते। तो इसका नाम क्या है कोई पूछे, इसका नाम है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये बताइए आप, जैसे मान लो आगरा से मथुरा गए, मथुरा से फरीदाबाद गए, फरीदाबाद से आगे चले गए कहीं, आप यूं समझो आप चले गए नई दिल्ली, और नई दिल्ली से आप चले गए मान लो आप चंडीगढ़। तो एक आदमी बोला क्या टुकड़ों में जा रहे हो आप, आगरा से मथुरा, मतलब सीधे ही प्लेन पकड़ो। तो आपने क्या करा, एक बार में ही आप चंडीगढ़ पहुंच गए, यहां से चले और एक बार में यहां पहुंच गए। तो इसका जो यहां पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है ओवरऑल, वो इनके प्रोडक्ट के बराबर। और ये बात हमने प्रूव करी थी इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर 11th क्लास में। अगर इन चारों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिख लूं कि K1 क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की, K2 क्या होगा, प्रोडक्ट की ओवर रिएक्टेंट की, तो इनका मल्टीप्लाई करके देखो इसका आ जाएगा। आ गया। अब आपसे कोई पेपर में अगर ये कह दे कि मुझे ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल के दिखा दो, देखो आप कर क्या रहे हो समझो, हम देख रहे हैं जो बन रहा है, मतलब चीज बन रही है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, लेकिन वो पूछ रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, उल्टा पूछ रहा है, चीज डिसोसिएट हो रही, तो आप इसका उल्टा करो। तो ये इसका फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा, यही निकालने को पेपर में एक क्वेश्चन बताता हूं, है ना। तो ये क्या होता है, कोई पूछे स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और पूछ क्या रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन एसोसिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। इस पर एक क्वेश्चन देखिएगा, आपको बताता हूं। क्वेश्चन ये है, देखिए, कैलकुलेट ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द, ये मुझको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, ये क्वेश्चन है, और इसका जो β4 की वैल्यू है वो दे दी गई।
और आपसे कह रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल के दिखाइएगा इसका। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटे, ये गिवन है आपको, इसे कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और आपसे पूछ रहा है डिसोसिएशन। तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा अगर ये क्वेश्चन है ना? तो आप कहेंगे ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये मुझे निकालना है, तो ये होता है 1/this। तो इसकी वैल्यू रख दो, आंसर आ गया बस, ये आंसर है। तो हो गया क्लियर? आपको इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए तो इस प्रकार सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए हमने बनाया है जिसमें आपको किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी कैसे निकाला जाता है ये सिखाया जा रहा है। तो मुझे लगता है आपको ये चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? तो इसको आप याद रखिएगा। अच्छे बेटे।